हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था DNF ब्लॉक एलिमेंट। उसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में क्या क्या देख लिया था हमने। डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर ली थी। इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट ही क्यों कहा जाता है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है, कुछ और क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इनके डी सबशेल में, इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये है। नेक्स्ट कुछ जनरल चीजों के बारे में हमने बात कर ली थी कि कितनी सीरीज है, कितने एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ यहाँ पर डिस्कस किया था कि इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है या ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं डी ब्लॉक के जिनका जो डी सबशेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है बल्कि कम्प्लीटली फिल्ड है, तो उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। जैसे कि जिंक, कैडमियम और मर्करी, इनका डी सबशेल फुली फिल्ड होता है, यानी कि इनके पास फुल D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनके ग्राउंड स्टेट में भी, इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। इस वजह से इन्हें जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। ठीक, चलिए बाकी हमने सीरीज अलग अलग देख ली थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, कर भी ली थी बात। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल है। जैसे हम यहाँ पर 3D सीरीज की बात करें तो बाकी तो प्रीवियस नोबल गैस आ जाएगी, यानी कि पहले की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप लिख लेंगे यहाँ पर। बाकी 3D1 4s2 यहाँ पर आ रहा है। देखो, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्लास 12th में चले गए हैं, बाकी समर कैंप में भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लिखते हैं, तो इसके लिए इजी सा था, है ना। सो जा, पढ़ के सो जा, पढ़ के सो जा, दोबारा पढ़ के सो जा, दोबारा पढ़ के सो जा। नेक्स्ट था फिर से दोबारा पढ़ के सो जा, इस तरीके से था। ठीक है, तो आपको क्या करना था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लेनी थी। तो ये हमारा 1s 2s 3s 4s 5s 6s। ठीक है, तो यहाँ पे 2p 3p 4p 5p, यहाँ पे 3d 4d ये आ गया। एलिमेंट की फिलिंग कैसे करेंगे, अच्छा एक बार आप ध्यान से देखिए कैसे करनी है हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म है, वो आप लिख करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल। जैसे स्कैंडियम की अगर हम बात करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 21, न्यूट्रल स्टेट में ये है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 21 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देखो, सो जा, पढ़ के सो जा, पढ़ के सो जा, ठीक है, दोबारा पढ़ के सो जा, दोबारा पढ़ के सो जा, फिर से दोबारा पढ़ के सो जा, फिर से दोबारा पढ़ के सो जा, इस तरीके है ना। यहाँ पर आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे सिर्फ इतने से। 2 बार S, 2 बार PS, 2 बार DPS, 2 बार FDPS, ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि 2 बार S आ गया, देखो SS, 2 बार PS आ गया, 2 बार DPS आ गया, और 2 बार FDPS आ गया। इतने में ही आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कैसे आई, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, टोटल 21 इलेक्ट्रॉन है, हम यहाँ से फिलिंग करना शुरू करेंगे। तो 1s, ये पहला S है, चेंज कर देते हैं। तो 1s, S में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s, S में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर P2 से शुरू होता है, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3s में आते हैं बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये क्या है, ये 2p था, ये 3p होगा,
3p में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, फिर आ गया हमारे पास 4s में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये आ गया 3d, है ना, d तो 3 से शुरू होता है, देखो ये 1s 2s 3s 4s, अगर यहाँ पर भी आता तो ये हो जाता 5s, ये हो जाता 6s, ये हो जाता 7s और ये हो जाता 8s। वैसे ही देखो ये 2p है, ये 3p है, ये आ जाएगा हमारा 4p, ये आ गया 5p, ये आ गया 6p और ये वाला है 7p। क्लियर। वैसे देखो ये 3d है, ये 4d, ये 5d, ये 6d। f की बात करें तो 4f 5f, इतने में ही आपके सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। तो हमें 21 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो देखो 6 2 कितने हो गए, 8 और 2 10, 2 12 और 6 18 और 2 20, ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। और कितने चाहिए हमारे पास, 21 इलेक्ट्रॉन, तो डी में कितना आएगा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ये हो गया यहाँ पे 21 इलेक्ट्रॉन, बाकी यहाँ से यहाँ तक यूज यहाँ पर नहीं होगा, केवल 3d1 तक आया, तो बाकी को हम इरेज कर लेते हैं। देखो बाकी को हम इरेज कर लेंगे, क्या आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बाकी यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 4s2 3d1 और 4s2, ठीक है, आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s, आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सेम ऐसे ही हम सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी ट्रिक थी, ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाली। अब दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर कुछ क्या होते हैं एक्सेप्शनल केसेस, जैसे हम बात करें क्रोमियम की और कॉपर की। क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। यहाँ पर होनी चाहिए थी 3d4 4s2 और यहाँ पर होनी चाहिए थी 3d9 4s2, ये होनी चाहिए थी, लेकिन ये होती नहीं है, किस वजह से, क्योंकि 3d4 से ज्यादा स्टेबल है 3d5 हाफ फिल्ड, वैसे यहाँ पर 3d9 से ज्यादा स्टेबल है 3d10 फुली फिल्ड। तो फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं हाफ फिल्ड से और हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं पार्शियली फिल्ड से, तो स्टेबिलिटी की वजह से ऐसा किया गया, ठीक है। चलिए क्लियर है, बाकी आप देख सकते हो। अच्छा, इसकी जो प्रीवियस नोबल गैस है वो है आर्गन, आर्गन तक की कॉन्फ़िगरेशन होती है जहां तक 20 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 20 इलेक्ट्रॉन नहीं, इसकी जो प्रीवियस गैस है वो, ठीक है। बाकी हमने यहाँ पर इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, इसमें 3D में 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है 3D में, इसमें कितने हैं 5 हैं, इसमें भी 5 है, इसमें कितने हैं 6 हैं, इसमें 7 हैं, इसमें 8 हैं, इसमें 10 है और इसमें भी 10। 4s में सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, केवल इसमें और इसमें एक्सेप्शनल केस जो है ये दोनों क्रोमियम और कॉपर। क्लियर है, चलिए एक बार आप देख लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो देखो डी ब्लॉक एलिमेंट ज्यादातर क्या है, मेटल्स हैं, तो कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, जो प्रॉपर्टीज मेटल्स शो करते हैं। तो मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इनमें मेटालिक लस्टर होता है, ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, यही सारी प्रॉपर्टीज तो होती है मेटल की। तो सेम यही सारी प्रॉपर्टीज भी किसकी होती हैं, ये जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उनकी भी यही प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। चलिए तो दूसरी चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल आर ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n-1d इन एडिशन टू द ns इलेक्ट्रॉन इन द इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग, यानी कि यहाँ पर मेटालिक बॉन्डिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पार्टिसिपेट, दोनों के यानी कि डी के भी और एस के भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा लो होता है, लो एनर्जी गैप होने की वजह से। अब लो एनर्जी गैप होने की वजह से ज्यादा ये क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो बॉन्डिंग होगी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा हाई होगा, है ना। अगर दो चीजें हैं, मान लो
कोई दो चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़ी हुई हैं, तो उनको अलग करने के लिए हमें भी तो बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। वैसे ही यहाँ पर बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है जिस वजह से हमें यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई देना पड़ता है इसको मेल्ट अगर करना है, इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। क्लियर? तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आप देख सकते हो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जो मेटल्स की होती है, मेटल डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, है ना। जैसे गोल्ड है, गोल्ड की अगर हम बात करें तो 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है, इतने ज्यादा ये डक्टाइल होते हैं। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम की बात तो नहीं करेंगे यहाँ पर केवल हम जो हमारा ये ब्लॉक के एलिमेंट है केवल इन्हीं की बात करेंगे। जैसे हम कॉपर की बात करें तो कॉपर भी जो है उससे वायर बनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सिल्वर है तो इसको हैमर से बीट करके जो है थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो थिन शीट्स हैं में कन्वर्ट किया जाता है ना, ये क्या शो करता है, इसकी मैलिएबिलिटी को शो करता है। ये जो मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये कितने ज्यादा मैलिएबल हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, कितने डक्टाइल हैं, इन्हें जो है वायर में कन्वर्ट किया जाता है। बाकी ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो है ही, यानी कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। जैसे हम कॉपर की बात करें तो ज्यादातर जो हमारी वायर्स हैं वो कॉपर की ही बनाई जाती हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बाकी सिल्वर भी जो है बेस्ट कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है इतना? चलिए, बाकी इसके अलावा कि ये जो बहुत हार्ड होते हैं होंगे ही, मेटल है क्योंकि लो वॉलेटाइल है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है N-1d और NS दोनों के इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिस वजह से मेटालिक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है यहाँ पर, और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा इसीलिए होता है। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए आप इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एटॉमिक साइजेस में वेरिएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया था कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने में क्या होगा और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होगा, ये दो वेरिएशन हमने डिस्कस किए थे। तो देखो बच्चों, इन जनरल द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द 3D सीरीज ग्रेजुअली डिक्रीज इन रेडियस विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो रेडियस क्या होती जाती है, कम होती जाती है, जिससे कि रेडियस कम होने से क्या होगा, साइज भी कम होगा। ठीक है, तो द डी ऑर्बिटल आफ्टर offer poor shielding effect, hence the net electrostatic attraction between the nuclear charge and the outermost electron increases and the atomic radii decreases। तो यहाँ पर क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि जिसको हम जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं, जेड इफेक्टिव होगा स्ट्रॉन्ग। जेड इफेक्टिव अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, अट्रैक्ट करेगा, जिससे एटम की जो रेडियस है वो हो जाएगी कम। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इसमें है जेड इफेक्टिव, यानी कि एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब इनके बीच में है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट से क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन नहीं हो पाएगा, जिस वजह से साइज बढ़ेगा नहीं। उल्टा क्या हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट अगर पुअर है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को, आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। जब वो अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो साइज है, सॉरी एटम का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, बाकी हम ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में भी पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर ये देखना है कि साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए द स्मॉलर द सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन द आयनिक रेडियाई ऑफ अ गिवन सीरीज। तो इसकी आयनिक रेडियाई में भी सेम ट्रेंड देखा गया है। वेरिएशन विद इन अ सीरीज इज क्वाइट स्मॉल एंड नॉट सिस्टमेटिक बिकॉज ऑफ टू अपोजिट इफेक्ट। अब दो अपोजिट इफेक्ट यहाँ पर लग रहे हैं, जिस वजह से अगर हम साइज में वेरिएशन की बात करें तो साइज पहले यहाँ पर देखो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम, यानी कि जेड इफेक्टिव ज्यादा और शील्डिंग इफेक्ट कम। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है।
जबकि यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन लगभग बराबर ही होते हैं, जिस वजह से साइज क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर अगर हम देखें अट्रैक्शन और रिपल्शन के बीच में रिपल्शन का फोर्स ज्यादा होता है, रिपल्शन अगर ज्यादा होगा तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, जिससे कि साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले साइज डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट, देन इंक्रीज। और अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें तो टॉप टू बॉटम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप टू बॉटम में क्या होता है, केवल और केवल 3D में, केवल और केवल थर्ड ग्रुप को छोड़ करके, क्योंकि थर्ड ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम आने पर साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, साइज इंक्रीज होने की वजह से टॉप टू बॉटम आने में क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज इंक्रीज होगा। तो टॉप टू बॉटम आने का जो ऑर्डर है साइज का, वो ये होगा कि साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन बाकी फोर्थ ग्रुप से लेकर के बाकी जो हमारे 12th ग्रुप तक है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है, टोटल जो 12th ग्रुप तक है, यहाँ पर क्या होता है कि 3D से 4D आने पर तो साइज इंक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन 4D से 5D आने पर साइज क्या होता है, लगभग कांस्टेंट ही रहता है, लगभग सेम ही रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो इफेक्ट एक साथ काम कर रहे हैं। अब ये दो इफेक्ट कौन से हैं, एक तो टॉप से बॉटम आने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज भी यहाँ पर बढ़ रहा है, शेल्स भी बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, जिस वजह से अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है तो साइज बढ़ना चाहिए, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज कम होना चाहिए। दोनों इफेक्ट जब एक साथ काम कर रहे हैं तो क्या होता है, साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट, साइज क्या रह जाता है, कांस्टेंट रह जाता है। तो यहाँ पर हम ओवरऑल ऑर्डर लिखते हैं कि 3D से ज्यादा तो 4D का साइज होगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं नीचे आने पर, लेकिन 4D और 5D के बीच में साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो यही दो चीजें हैं, बाकी आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर इसको नोट कर लेना है। ठीक है, आप कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर रहती है, इसलिए जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, एफ की स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होती है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर आपको ओवरऑल आप इसे नोट कर सकते हैं कि 3D से 4D जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, लेकिन 4D से 5D जाने पर कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि दो इफेक्ट एक साथ काम कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है, देखो दो इफेक्ट कौन से, देखो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है तो साइज बढ़ना चाहिए, दूसरा जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज कम होना चाहिए। अब एक उससे साइज बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए एक उससे, तो क्या होगा, साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे मान लो बीच में एक चॉकलेट रखी हुई है और इधर दो बच्चे हैं जिनको चॉकलेट चाहिए। ठीक है, यहाँ मान लो ये बीच में चॉकलेट रखी हुई है, बीच में चॉकलेट है, इधर एक स्टूडेंट है और इधर एक स्टूडेंट है, दोनों को चॉकलेट चाहिए, दोनों ने चॉकलेट को पकड़ा। अब दोनों की जो फोर्स है, दोनों की जो पावर है, दोनों की पावर है बराबर, इसकी पावर भी बराबर है, इसकी पावर भी बराबर है, तो क्या ये चॉकलेट इसकी तरफ जाएगी या चॉकलेट इसकी तरफ जाएगी, इसकी तरफ नहीं जाएगी, है ना। जैसे इसकी तरफ जाने वाली होगी, इसके पास भी तो उतनी ताकत है, दोनों के पास क्या बराबर ताकत है, तो चॉकलेट बीच में ही रहेगी। ठीक, तो वैसे ही कि साइज बढ़ना चाहिए नंबर ऑफ शेल से, लेकिन जेड इफेक्ट से साइज कम होना चाहिए, तो दो इफेक्ट एक साथ काम कर रहे हैं जिस वजह से साइज कहीं नहीं जाएगी, साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आइसोलेटेड गैसेस एटम से, उसी को कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि जो मिनिमम एनर्जी हम दे रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वही क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आइसोलेटेड गैसेस एटम की जैसे हमने बात की, अगर आप, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर देखो ये Na क्या है, सॉलिड स्टेट में, तो हमने दी इसको सब्लिमेशन एनर्जी और बना दिया इसको गैसियस स्टेट में, फिर हमने इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव किया आयनाइजेशन एनर्जी देकर। तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी हमने यहाँ पर दी, ये कॉम्बिनेशन होगा किसका, एक तो आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा सॉलिड से गैस बनने के लिए भी तो एनर्जी दी थी, सब्लिमेशन एनर्जी का। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी हम जानते हैं सक्सेसिव एनर्जीज क्या होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बाकी आपको ये रिवाइज कर लेना है, पहले से हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, आप ये स्लाइड रिवाइज कर सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पर ऑर्डर की बात करें कॉपर गोल्ड और सिल्वर के बीच का, तो पहले कॉपर फिर सिल्वर देन गोल्ड। ओके, चलिए,
तो यहाँ पर हमने बात की थी कि जो आयनाइजेशन एनर्जी 3 है वो ग्रेटर होगी 2 से, 2 है वो ग्रेटर होगी 1 से। ऐसा क्यों? यानी कि जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है ये आगे की तरफ को इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो कम होते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को तो हम रिमूव कर रहे हैं, है ना। मेन क्या हो रहा है यहाँ पर, हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो हम रिमूव कर रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन यहाँ पर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। प्रोटॉन सेम यानी कि पॉजिटिव चार्ज सेम, पॉजिटिव चार्ज सेम रहेगा यानी कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को और टाइटली बाउंड करके रखेगा, और टाइटली होल्ड करके रखेगा, और टाइटली अट्रैक्ट करके रखेगा, जिससे हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में इस तरीके से ये ऑर्डर आता है। जो लास्ट वाली आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमेशा ज्यादा होगी फर्स्ट वाली। क्लियर है? चलिए, ये इंपॉर्टेंट था। बाकी आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के। जेड इफेक्टिव अगर बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब है कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जेड इफेक्टिव अगर बढ़ता है, ठीक है, तो न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे साइज कम होता है। जेड इफेक्टिव के बढ़ने से साइज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके रख रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। आयनाइजेशन अगर एनर्जी अगर ज्यादा है तो साइज क्या होगा, कम होगा। और किसी एटम का अगर साइज बड़ा है ना, बड़ा साइज यानी कि ज्यादा शेल्स है, ठीक है, तो साइज बड़ा होगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा या मुश्किल होगा, सोचिए इस बारे में। तो देखो, अगर साइज बड़ा है एटम का, शेल्स ज्यादा है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होगा। इजी इसीलिए होगा क्योंकि साइज अगर बड़ा है तो वहां पे जेड इफेक्टिव कम है, न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होगा, जिस वजह से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्लियर है? नोट कीजिए इतना। चलिए, तो ये बात हो गई आयनाइजेशन एनर्जी। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।